17 वर्ष का एक बालक जो साहस और वीरता के गुणों से स्वराज का पुरोधा, लोकनायक, प्रजापालक और वीर बल बनता है, और उसके पीछे कारण है वैसे ही निपुण, साहसी और वीर माता जीजाबाई। जब देश गुलामी की बेड़ियों में संघर्ष कर रहा था, तब आज़ादी के परवाने को साहस देने का कार्य किया था विद्यावती कौर ने, जिन्होंने भगत सिंह को तैयार किया। 18 वर्ष का एक बालक जो 2024 खत्म होते होते भारत को शतरंज का विश्व चैंपियन बना के जाता है, और उसके पीछे मेरुदंड की भांति खड़े हैं उसके पिता रजनीकांत और माता पद्मा। 10वीं कक्षा में यूपी बोर्ड में प्रथम आने वाली प्राची निगम, जिसको ट्रोल किया जाता है, आलोचना की जाती है जिसकी भारत में इंटरनेट पर, परंतु उसके साहस को बनाए रखने का कार्य करने वाले उसके माता पिता चंद्र प्रकाश और ममता निगम। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमयी पिता, मातरम पीतरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्यन्ति। माता तीर्थ के समान है, पिता देवताओं के समान है, और ऐसे ही तीर्थ और देवों का यहाँ संगम हुआ है। उन सभी अभिभावकों का मेरा नमन, प्रणाम। मंचासीन अतिथियों को नमन। यहाँ पधारे हुए अन्य अतिथियों का, पूर्व छात्रों का, बालक बालिकाएं, विद्यालय के भैया जी, दीदी जी, सभी को मेरा प्रणाम। आपने जो ये ऊपर उदाहरण सुने हैं, ये मात्र साधारण उदाहरण नहीं है, ये वो सफलता गढ़ने वाले अभिभावक हैं जिन्होंने अपना साहस, अपना वात्सल्य, अपना स्नेह, अपने गुण, अपने आचार विचार और अपने अविस्मरणीय कार्यों से उन्हें श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया है। और वही विषय आज मुझे मिला है, बालकों के विकास में, बालकों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों की भूमिका। मैं पीछे से जो 7वीं लाइन है वहाँ बैठा करती थी जब मैं द्वितीय कक्षा में थी। उद्यम सिंह जी भैया जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठा करती थी जब मैं 5वीं कक्षा में थी। प्रार्थना और संचालन के समय जहाँ वो दीदी बैठे वहाँ बैठा करती। आज मेरे लिए गर्व की बात है, गर्व नहीं कहूँगी मैं इसे, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आज मंच पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यह अवसर आप सभी को भी, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें भी मिल सकता है। इस मंच पर, दूसरे मंच पर, कहीं और, पर उसके लिए आवश्यकता होगी आपके कौशल, आपकी कुशलता, आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व, आपके विचार और आपकी जो बातें हैं, जो आप वक्तव्य रखते हो, उस कारण से। आप सभी यहाँ पर आज आए हैं। आप बाहर से जैसे ही आए, क्या आपने विद्या मंदिर को प्रणाम किया? आते ही बच्चों को वही सिखाते हैं हम। यहाँ आने पर भैया जी, दीदी जी को प्रणाम किया, वो चीज़ें हम सिखाते हैं। तो आपसे वही एक प्रश्न रहेगा, रिपोर्ट कार्ड जो आपको मिलता है, मूल्य का प्रतिवेदन, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, उसमें कितने लोगों ने हाँ भरा है कि बच्चे भोजन से पहले भोजन मंत्र बोलते हैं? हाथ खड़े करेंगे एक बार। अच्छा, अब जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं उनमें से कितनों को भोजन मंत्र याद भी है? क्योंकि बच्चा घर पे बोल रहा है भोजन मंत्र, तो याद भी होगा। अच्छा, बस एक को, अच्छी बात है, चलो एक को याद है। पर जो बच्चा घर पे कर रहा है ना, वो आप लोगों को भी वो याद होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? हम जैसा व्यवहार करेंगे ना, बच्चा वही सीखेगा। आपने ऐसा सुना होगा, रशिया में किसी ने संस्कृत श्लोक बोला, इंटरनेट पे वो वायरल हो गया। हमारे बच्चे पूरी हनुमान चालीसा सुना रहे, हमारे बच्चे संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं, पर उनको याद नहीं करते लोग। उनका तो कार्य उससे भी श्रेष्ठ है। अभी जो तराजू लेकर सब्जी वाला, फल वाला एक आपको दिखाया गया था, उसमें आपने एक छोटी सी चीज़ है, पर आपने नोटिस की होगी कि जो उनको चीज़ें दी गई थी वो कपड़े की थैली में दी गई है ना। ये
छोटी छोटी चीजें ही आपकी जानकारी को आगे बढ़ाने का काम करेगी और यही बच्चों में गुण डालेगी। इन चीजों का हमें खासकर ध्यान रखना है। क्योंकि बालक की बात हुई और ये माध्यमिक विद्यालय है, तो हमारे जो बालक हैं हम लेंगे 13 से 14 वर्ष तक के बालक। आवाज अगर ज्यादा गूंज रही है तो कम कर दीजिए, ताकि 13 से 14 वर्ष तक के बालक, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय में लगभग इसी उम्र तक के हैं। अब उनका सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण का मतलब उसमें शारीरिक होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, संवेदनिक विकास होना चाहिए, कलात्मक विकास होना चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए और व्यवहारिक विकास होना चाहिए। अब हम इन्हीं चरणों की बात करेंगे, पर पहले शुरुआत करेंगे, एक चिंतनीय विषय है उसकी। आपका बच्चा साल के 365 दिनों में से 270 दिन विद्यालय आता है, 7 से 8 घंटे विद्यालय में बिताता है। विद्यालय आने के लिए वो कोई पैदल चलकर आता है, किसी के माता पिता छोड़ने आते हैं, कोई टैक्सी से आता है। आप अभिभावकों को साल में 10 से 15 दिन आना होता है ना? 10 से 15 दिन आना है, बच्चा रोज आता है। तो क्या हम ये कार्य कर सकते हैं कि उन 10 से 15 दिन में हमारी संख्या पूरी रहे? बच्चा रोज आता है, हमको 10 से 15 दिन आना है विद्यालय में, इतना तो कर ही सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आई, मुझे नहीं पता था कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे, पर चूंकि ये वाला पंडाल भरा है और उसमें भी माताएं ज़्यादा आई है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने ऊपर के जो 2 उदाहरण दिए, विद्यावती कौर के और जीजाबाई के, एकदम सही दिए। वही लोग ये वाला कार्य अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उदाहरण पेश किया है, यहाँ वही उपस्थित हुए हैं ज़्यादातर। तो हमारा भी यह कार्य होना चाहिए। चिंता का विषय इसलिए है कि कई बार बुलाया जाता है, अभिभावक नहीं आते हैं, पर इन 10 से 15 दिनों में आप वो समय निकाल के आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका कार्य जो है ना, हम जो कार्य करते हैं, हम प्रशासक के तौर पर क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, उनसे बढ़ के आपका कार्य, आप बालक का निर्माण कर रहे हैं, वही आगे जाके कुछ बनने वाला है। उसके निर्माण में हमारे कार्य अच्छे से होना चाहिए। तो पहला जो मैंने बताया था, बौद्धिक और मानसिक विकास। बौद्धिक विकास और मानसिक विकास में हम विज्ञान को, गणित को, सोचने विचारने की क्षमता को शामिल करते हैं। तो आप छोटा मोटा कार्य बच्चों को देते हैं, जैसे अभी ये बच्चे आए, कैसे आना है, कैसे जाना है, माइक कितनी दूरी पे रखना है, बोलना कैसा है, आवाज़ कैसे आ रही है, ये उनके मस्तिष्क में चलने वाली बातें हैं। और ये आप लोग घर पे भी उन्हें सिखाओ। गणना वाले जो कार्य है ना, वो उन्हें आने चाहिए, उनसे ही उनका बौद्धिक विकास सुनिश्चित होगा। फिर दूसरा बिंदु था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में पहले खाना अच्छा दीजिए। आदर्श विद्या मंदिर की खासियत है, हमारे समय तो यही होता था, टिफिन आता था, उसमें कोई भी चिप्स वगैरह और ऐसी चीज़ें नहीं आती थी। अभी भी यही है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो खाना जितना पौष्टिक होगा, संतुलित भोजन होगा, व्यक्ति उतना ही शारीरिक रूप से भी अच्छा बनेगा। कुछ गतिविधियाँ दो, खेल की गतिविधियाँ हो सकती है, सामान्य घरेलू कार्य किया उसको दिए जा सकते हैं, उन कामों को आप करेंगे, इससे उसकी शारीरिक एक्टिविटी बढ़ेगी। समय आने पर क्या धीरे धीरे बाद में वो शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती है, उससे बहुत सारी बीमारियों का सृजन होता है। तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना है, उसको गतिविधियाँ देनी है, ठीक है। फिर तीसरा बिंदु आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है संवेदनिक। आजकल इंटरव्यू में IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, उसकी जगह EQ इमोशनल क्वोशिएंट की बात की जाती है। ये नई चीज़ है ये, ठीक है ना। तो जैसे आपका IQ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पर EQ और भी अच्छा है। EQ का मतलब आपकी भावनाएं, आप में किसी के प्रति दया, स्नेह, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति की भावनाएं हैं, तो वो आप घर में जैसे व्यवहार करते हो ना कि भाई कोई आपके पास मदद के लिए आया, आपने उसको मदद दी, तो बच्चा यही सीखता है कि हाँ, कोई आएगा, वो मुझसे कुछ मांगेगा, यदि वो सही है तो मैं उसकी मदद करूँगा, जितनी करूँगा जितनी मेरी क्षमता है। वो ये बात सीखेगा आपसे। जैसे हम यहाँ बाहर आते हैं ना, तो आपके बाएं हाथ की तरफ वहाँ विद्या भारती में हमारा लक्ष्य क्या है वो लिखा हुआ है वहाँ पर। अब कितने लोग पढ़ते हुए आए मैंने नहीं देखा, आप में से कितने लोग विद्यालय बार बार आते हैं मुझे नहीं पता, पर अगर आप एक बार भी आते हो ना, तो विद्यालय का अवलोकन करके जाइए, वहाँ लक्ष्य लिखा हुआ है। लक्ष्य में यही लिखा है कि हम सर्वांगीण विकास वाले युवा पीढ़ी का निर्माण करेंगे।
जो गिरी कंदराओं और गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, उन सहायता मांगने वाले लोगों की मदद करेंगे, उन्हें भी राष्ट्र के विकास में शामिल करने का प्रयास करेंगे। उसमें वो पंक्ति लिखी हुई है। मतलब यहाँ से संवेदनाओं का विकास करने का कार्य हमें करना है। हमारे यहाँ पर सेवा निधि का कार्य चलता है ना। अभी कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति का पर्व आएगा, सेवा निधि का कार्यक्रम भी होगा। और ये सेवा निधि आप समझ रहे होंगे कि आप पूरे विद्यालय में आते हैं, फीस देते हैं, उसके बाद भी सेवा निधि। तो ये फीस नहीं है आपकी, ये सेवा आपके बच्चों को सिखाने के लिए। वो यहाँ पर जब विद्यालय में पैसे लेके आते हैं ना, उनको लगता है कि मैंने उन जो मध्य प्रदेश में चंबा में जो हमारा वो कुष्ठ रोगियों का संचार वाला चलता है, वहाँ मदद करता है, अन्य जो गरीब लोग हैं उनको मदद करता है। तो ऐसे कार्यों में कभी पीछे नहीं रहना है। हम भी यहाँ पर छात्रा रही हुई हूँ मैं पूर्व में, तो हम भी जाते थे। और ये किस चीज़ का विकास करता है? ये बच्चे की सामने वाले को कैसे वो बोलता है, परसुएट करता है, उसकी उस क्षमता का निर्माण करता है। एक बच्चा जाता है, किसी ने कुछ नहीं दिया, एक बच्चा जाता है उसी के पास जिसके पास पहले जिसने मना कर दिया, और वो उसको पैसे देता है। मतलब उस व्यक्ति का बोलने का आपने ढंग देखा होगा, छोटे बच्चे ने बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए सामने वाले ने उसकी बात से प्रभावित होकर उस पर विश्वास जता के सेवा निधि का कार्य किया है। तो ये आपके बच्चों में बोलने की क्षमता का भी विकास करेंगे, उसका सामाजिक कौशल जो होता है ना, उससे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब चौथा बिंदु आता है कलात्मक विकास। कलात्मक मतलब नवाचार वाला। नवाचार कैसे होगा? कलात्मक को इंग्लिश में से क्रिएटिव वर्ड लेते हैं। आपने जो चीज़ सोची उसी कोई बच्चा किसी और ढंग से भी सोच सकता है, दूसरा बच्चा किसी और ढंग से सोच रहा है। बच्चे यहाँ पर जो सुन रहे हो मुझे, हाँ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, जोर से बोलेंगे सभी, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, अब ये तो एक ही आंसर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पर एक बालक को कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? कभी कभी निबंध आता ना, मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो ये सबका अलग होगा। एक बच्चा बोलता मैं ये करता, दूसरा बोलता मैं दूसरे विकास के काम करता, तीसरा बोलता मैं कुछ और करता। तो ये उसका कलात्मक वाला व्यक्तित्व बताता है कि वो सोचता कैसे है। आपने कई बार ये चीज़ सोची होगी कि उदाहरण चलता है ना कई बार कि एक गिलास है, वो आधा खाली है आधा भरा है। सुना होगा, ये तो बहुत फेमस हुआ है। तो आप कैसा सोचते हैं? आधा खाली सोचते हैं, आधा भरा सोचते हैं? हाँ, पर आप केवल आधा खाली और आधा भरा ही क्यों सोच रहे हो? कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि वो ग्लास है, कोई व्यक्ति ये सोच सकता है मुझे प्यास लगी मैं पानी पीऊंगा, वो खाली और भरा क्यों सोचेगा? कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि इसमें मैं एक सिक्का डाल दूं, वो सिक्का बड़ा क्यों हो रहा है पानी में? कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैंने पेंसिल डाली, पेंसिल टेढ़ी कैसे हो गई? तो ये सोचने की आपका नवाचार करने की आपकी सोचने की क्षमता है कि आप कैसे किस चीज़ को लेते हो। तो ये चीज़ें करने की बहुत आवश्यक है, बच्चे को नए डायमेंशन से सोचने का मौका देती है ये। तो ये चीज़ें भी हमें घर पे करनी है। कोई एक चीज़ है ना जिसका एक आंसर नहीं हो सकता। तथ्य वाली मैंने बताया ना कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, वो एक ही है, वो एक ही रहेगी। ऐसी चीज़ों के अलावा जहाँ सोचना पड़ रहा है उसका कभी भी एक आंसर नहीं होगा। तो उन्हें बोलने दीजिए, सोचने दीजिए, नई नई चीज़ें बताने का कार्य भी हमें करना है। फिर पांचवा बिंदु आता है और वो है कौशल। आप ये सोचेंगे कि जो भी बच्चे होते हैं ना, जितने भी, उनमें कोई ना कोई एक कुशलता होती है। कोई अच्छा गायक हो सकता है, किसी को जल्दी चीज़ें याद हो जाती है, कोई अच्छा खिलाड़ी होगा। तो हर एक में अपनी अपनी क्षमताएं होती है। और हमारा सबसे बड़ा निर्णय करने का जो स्रोत होता है ना, वो यही होता है कि उस बच्चे को कौन से फील्ड में हम आगे ले जाने का काम करें। अगर वो अच्छा पढ़ रहा है तो आप भाई सोच सकते हैं कि उसे पढ़ाने वाली उस फील्ड में लेके जाए। अगर वो अच्छा गा रहा है तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई इसकी एक हॉबी है ये, तो वो ऐसा काम भी कर सकता है जहाँ वो गाने का काम भी और आप जो चाहते हैं वो वाला काम भी कर सके। खिलाड़ी है तो भाई अच्छा राज्य स्तर का खिलाड़ी भी बने, उसके बाद कोई भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम वगैरह है तो वो भी दे, उसमें आरक्षण होता है खिलाड़ियों के लिए।
तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उसकी उस कुशलता वाली चीज़ को हमें पहचानना है। फिर जो अंतिम मैंने छठा बताया था वो है आपका व्यवहारिक पक्ष। आप व्यवहार कैसा करते हो, और बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे आप घर में करते हो। आप जैसे बातचीत करते हो ना, शांत वातावरण में, स्नेही वातावरण में अगर आप रहते हो तो बच्चा भी वही चीज़ें सीखेगा। भाई बहन कैसे बातचीत कर रहे हैं, बड़े भाई बहन क्या वो लड़ते हैं, वो कैसे बोलते हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ें सीखेगा। तो ये व्यवहारिक पक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आपके व्यवहारों से सीख रहा है, वो विद्यालय के व्यवहार से सीख रहा है, वो मुझसे भी सीखेगा। भले मैं 1 मिनट के लिए उसके सामने आई, पर वो मुझसे भी कुछ सीख सकता है। तो आपको ये देखना है कि जिनके सामने आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो, क्या वो व्यक्ति सही है। तो अपने आसपास का वातावरण वैसे ही बनाना है जैसा बच्चा आप चाहते हो कि बने। उन चीज़ों का आपको निर्माण करना है। अब यहाँ कुछ बच्चे भी बैठे हैं, तो आपने है ना बहुत बार फुटबॉल का मैच देखा होगा, क्रिकेट का मैच देखा होगा। मैच देखा है, मैच तो देखा होगा ना, मैच देखा है। हाँ, तो आप क्रिकेट का मैच देखते हो, कितने खिलाड़ी खेलते हैं, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में? ठीक है 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे 15 होते हैं, 11 खेलते हैं, ठीक है। और देखने वाले कितने होते हैं? आप भी घर पे देख रहे हो, कोई और भी दूसरे घर पे देख रहा है, कोई जहाँ पर लगा हुआ है मैच वहाँ लाइव देख रहा है। देखने वाले कितने हैं? करोड़ों लोग हैं, है ना। देखने वाले करोड़ों लोग हैं। अब देखो, ये आपको चुनना है कि आप जो खेलने वाले 11 लोग हैं उनमें से बनना चाहते हो कि देखने वाले करोड़ों लोगों में से बनना चाहते हो। और ये बात हर जगह लागू होती है। क्रिकेट में 11 जने जाएंगे, 11-11 की टीम। कहीं दूसरी जगह कोई बोल रहा होगा, कहीं दूसरी जगह कोई कला का प्रदर्शन कर रहा होगा। कला प्रदर्शन करने वाला एक व्यक्ति है, सामूहिक नृत्य है तो वह 100 व्यक्ति हो सकते हैं। किसी और जगह कोई संगीत का प्रदर्शन हो रहा है, 10 से 15 की टीम हो सकती है, पर सुनने वाले श्रोता बहुत है। अब ये निर्धारित आपको करना है कि आप क्या चुनना चाहते हो। आप हमेशा केवल देखना चाहते हो या फिर देखने के अलावा आप अपनी उस कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हो। और ये चीज़ें आप जानकर ही सोच पाएंगे कि आपको कैसा व्यवहार करना है, सर्वांगीण विकास क्या होता है, आप कैसे उस सर्वांगीण विकास की मदद से राष्ट्र की मदद कर सकते हो। कई बार के परिवार में बहुत अच्छे गुण होते हैं, परिवार से आप स्नेह सीखते हो, भ्रातृत्व की भावना सीखते हो, पर परिवार में एक गुण अच्छा नहीं होता है, वो होता है स्वार्थ की भावना। वो बस ये होता है कि मेरा परिवार, वो उसमें रह जाता है। पर आप बच्चे में राष्ट्र वाले तत्व डालते हो ना, जब आदर्श विद्या मंदिर यही सिखाता ना, राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है। तो राष्ट्र हमारा जो, वो भी भारत राष्ट्र, तो हमारा भारत राष्ट्र वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है ना, तो वहाँ स्वार्थ की भावना भी नहीं है, वो परार्थ के लिए है। तो कोई हमारे पास ऐसा अवगुण तो है ही नहीं। तो आप लोगों को यही प्रयास करना है कि उसे अपने परिवार की चीज़ें सिखाने के साथ एक राष्ट्र की भावना वाली भी चीज़ डाल देनी चाहिए, ताकि वो कभी गलत मार्ग पे जाए नहीं, क्योंकि राष्ट्र की उस भावना में कोई भी अवगुण है ही नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो, कठिनाई भी बहुत आती है। हमने सर्वांगीण विकास के पक्षों की बात की, अब कठिनाई, उसके बाद उसके कुछ समाधान देखेंगे। कठिनाई क्या आती है? पहली कठिनाई तो बहुत ही बेकार कठिनाई है, जो ये है, एक बच्चा सोचता है कि मैं सुबह 6, बच्चों को भी बता रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, उठने के बाद मुझे कोई लेने आता है या छोड़ने जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में एक टीचर आता है, उनको सब पता है, वो मुझे पढ़ा देते हैं, मेरे पास कॉपी भी है, पेन भी है, और वापस मैं घर पे आता हूँ, कोई लेने आता है या फिर चल के जाता हूँ, मेरे पास अच्छे वस्त्र भी है, मेरे पास एक घर भी है, रजाई भी है, मुझे भोजन करने को भी मिल रहा है। इतना सब होने के बाद भी अगर आप ये बोलो कि आप कठिन जीवन में जी रहे हो, आपको समस्याएं आ रही है, मैं तो आजकल बड़ा चिंतित हूँ, मुझसे ये कैसे होगा, उनको देखो, उनके बच्चे कितने वो एसी वाले रूम में रहते हैं, ये गलत बात है। आपके पास जो सुविधाएं है ना, वो एकदम उचित सुविधाएं हैं, और वे ही वो सुविधाएं हैं जो अच्छे बच्चे का निर्माण कर सकती है। तो ये अगर कठिनाई है ना, तो इसको तो हटा ही दो कि नहीं मुझे पैदल जाना पड़ता है स्कूल तक, इतना दूर जाना पड़ेगा, नहीं मुझे पढ़ना पड़ता है, तो ये कठिनाई नहीं है, इनको हटा दो। तो कठिनाई क्या हुई? कई बार क्या है, माता पिता बहुत अच्छा सोचते हैं बच्चे का, पर कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता जीवन में
जैसे वो है वैसा बच्चा चाहते हैं, उनके अंदर जो गुण है ना वो। तो उनके अंदर क्या है कि अब परिस्थितियाँ बदल गई। पहले आज से 50 साल पहले की बात करें ना, तो पहले मोबाइल भी नहीं था, है ना। पहले जाने आने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, ऐसे जाते रहते थे। एक मैसेज भेजने के लिए 7-7 दिन चिट्ठी जाती थी, 7-7 दिन में पहुंचते थे। तो समय थोड़ा बदल गया है। तो ये जैसा आप चाहते हो, जैसा जीवन आपने जिया वैसा वो चीज़ संभव नहीं है, पर जैसे मूल्य आप में है वैसे मूल्य उसमें आ सकते हैं बच्चे में, ये बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरी कठिनाई क्या आती है कि कई बार आपने जो सोचा कि मुझे मेरे बच्चे को यही बनाना है, अगर वही हम उसे बनाने की चाह रखे और बच्चा भी वैसा चाहता है तो वो सफल हो जाएगा। पर बच्चा एकदम उसके विपरीत है, नहीं उसे खिलाड़ी बनना है, नहीं उसे कुछ और करना है, तो फिर आप उसको धीरे धीरे समय देने की कोशिश की। समय दे के 13-14 साल तक पता चल जाता है कि भाई वो किधर जाना चाहता है ना। फिर जब 11वीं-12वीं में आएगा, कॉलेज में आएगा, तो आपको और पता चल जाएगा कि नहीं इसकी स्ट्रॉन्ग विल है, एकदम कठोरता से अगर वो करे ना कि नहीं मेहनती भी है और उस और जा रहा है, तो आपके उस साइड में भी उसको मदद कर देगी। ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करानी है कि उसने ये बोला मुझे ये दो और आप वो दे दो, वैसा तो अपने मारवाड़ी लोग करते भी नहीं हैं। अच्छी बात भी है जो ज़्यादा सुविधाएं नहीं देनी है। फिर एक कठिनाई ये आती है कि हम बच्चों को स्पेस नहीं देते। कभी कभी वो बोलते हैं ऐसे कि मुझे भी थोड़ा स्पेस दीजिए। वो माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है भी नहीं, कोई स्पेस की आवश्यकता नहीं, खेलने का समय दीजिए, बाद के बच्चों की बात है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट मुझे भी लगता है, जो मेरे साथ तो नहीं हुआ पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि पूरे प्रतिशत नहीं आते हैं, 10 में से 10 अंक नहीं आते हैं, बच्चा टॉप नहीं करता है, तो हम दूसरे वाले से प्रभावित होकर, क्योंकि दूसरा बच्चा कोई ऐसा कर लेता होगा तो अपने बच्चे को डांटते हैं। तो ये काम नहीं करना है। आप अगर आर्कटिक में जाके जो बर्फीला स्थान है वहाँ बाजरा उगाओगे तो बाजरा नहीं उगेगा। आप केदार का एक वृक्ष है जो बर्फीले इलाके में आते हैं, मरुस्थल में उगाओगे तो वहाँ नहीं उगेगा। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो नंबर ला रहा है, बस ये हो कि वो मेहनत पूरी करे। बाकी नंबर की वो काउंटिंग मत करो कि इतना आए इतने नहीं आए, मेहनत उसे पूरी करके देनी है हमें। फिर अब इनके हम समाधान देखते हैं। तो समाधान क्या है? पहला समाधान आप स्वयं है, क्योंकि आप स्वयं उसके रोल मॉडल है। हम लोग नहीं हैं, कोई और IAS ऑफिसर नहीं है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, वो उसके उतने रोल मॉडल नहीं बन सकते जितने माता पिता बन सकते हैं। माता पिता ने कोई अच्छा काम किया ना तो बच्चा इतना खुश होता है ना कि मेरी मम्मी ने आज ये किया, मेरे पापा ने आज ये किया, बहुत खुश होता है। तो उसके रोल मॉडल आप हो, तो आप खुद देखें आप कैसे हो, वैसे बच्चे को बनाना है ना, तो आप वैसे ही अच्छे खुद भी बनिए। उसके बाद अगला आता है कि आपने धीरे धीरे जो काम किए हैं, समाहित करके जो जो चीज़ें सोची है, उन सबको बच्चे को देने का प्रयास आपको करना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप कर पाएंगे ना, कि आप उसे ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, गैजेट्स के साथ उसे नहीं रख रहे हैं। गैजेट्स के साथ रखते ना, हमारे साथ भी होता है, हम किसी से व्हाट्सएप पे चैट आराम से कर लेते हैं, पर व्यक्ति सामने आ जाए ना तो फिर हम बोल नहीं पाते। और ये होता होगा, ये किसी फ़ोन पे बात करनी आराम से हो जाए, व्यक्ति सामने आ जाए तो बातचीत नहीं कर पाते। तो बच्चे लोगों से तो जुड़ ही नहीं रहे, बच्चे गैजेट से जुड़े हुए हैं, ईयरफोन लगे हुए हैं, हेडफोन लगे हुए हैं, फ़ोन है, आईपैड है, सारे गैजेट है। तो गैजेट से थोड़ा उनको दूर रखना है। तो ये सब कार्य करेंगे ना तो एक हम कुशल व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। वो जो बच्चा है ना वो सर्वांगीण विकास से युक्त होगा। कल 12 जनवरी है, कल युवा दिवस है, कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि वो कई लोगों के आदर्श रहे हैं और उन्होंने भी यही बात कही है जो आपने सुनी होगी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानी बोधत। तो वो स्वयं भी यही कहते हैं कि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि माता पिता से बच्चा क्या सीख रहा है और उसमें हमें डर है, तो हमें राष्ट्र को ऊपर ला देना चाहिए, जो बात मैंने पहले कही है ना। जैसे वो अपने शिकागो के स्पीच में बोलते हैं ना, शिकागो का जो भाषण जो विश्व प्रसिद्ध रहा है, उसमें वो भी यही बात बताते हैं कि सारे नदियाँ मिलकर जैसे एक समुद्र में समाहित होती है, वैसे ही सारे धर्म मिलकर ईश्वर को प्राप्त करने की ओर जाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस परंपरा से हूँ, संत परंपरा से हूँ, जिसने हर व्यक्ति को सहिष्णुता सिखाई है, जिसने सार्वभौमिकता सिखाई है, जिसने व्यवहार करना सिखाया है और शरणागत को शरण दी है।
अब जो इतने बड़े बड़े शब्द आए ना इसमें, सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, शरणागत को शरण लेना, ये अपने राष्ट्र में ही है और ये गुण भी हमें बच्चों को देने हैं। तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सेवानिधि का कार्यक्रम कुछ दिनों में शायद शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी जितनी क्षमता है उतना हमें प्रयास करना है। 2 पंक्तियाँ हैं, एक गीत की पंक्तियाँ हैं पर मुझे अच्छी लगती है, जो व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के बारे में जगाने का कार्य करती है, तो उनके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना कैसे करूँगा, रुद्र हूँ विष छोड़ मधु की, कामना मैं क्यों करूँगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। सैनिक तालीम।